ये भी तो सोचे ना, आप क्या बातें करें मेरे साथ। आप लोग ये क्यों एज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई अलादीन का जादू है। एस्टेब्लिशमेंट जरूर रेलिवेंट होती है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए रेलिवेंट है। जब पूरी दुकान ही बिकने पर आ गई है तो दुकान का चौकीदार क्या कर लेगा। ये पूरी हुकूमत 13 जमातों से ऐसे ही तजर्बाकार चुन चुन कर बनाई गई है। तजर्बाकारी मुलाहिजा कीजिए कि जिस पीटीआई हुकूमत को ये नाहल, नालायक और निकम्मा करार देते रहे, उसके 3.5 साल में डॉलर 58 रुपए महंगा हुआ, जबकि पीडीएम के तजर्बाकारों की हुकूमत के सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में, जी हां 9 महीने में डॉलर की कीमत 72 रुपए बढ़ गई। एक ही खबर पूरे टीवी चैनल्स पे चली है, तमाम छोटे बड़े टीवी चैनल्स पर, वो थी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी। हर लम्हा, हर मोमेंट उसका कवर हुआ। अब उनको लेके इधर जा रहे हैं, आप सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंच गए, आप फलानी जगह पहुंच गए, आप फलानी जगह पहुंच गए, आप मोटर पे आ गए, आप भेर इंटरचेंज पहुंच गए हैं, आप F8 कचहरी पहुंच गए, आप ये हो रहा है, आप दलाइल हो रहे हैं। तमाम चैनल्स लाइव थे और फिर हुकूमत को जाके रात 12 बजे ये ख्याल आया कि यार ये तो हम गलत कर बैठे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि इसहाक डार के ऊपर कायम करप्शन के मुकदमे हो गए हैं खत्म। डॉलर ने भी बढ़ा दिए हैं सितम। अब पाकिस्तानी जाने और डॉलर जाने, क्योंकि अब लगता है बात हाथ निकल गई है और डॉलर ने इसहाक डार को भी डरा दिया है। वही इसहाक डार जिनकी काबिलियत, तजर्बे, महारत और हुनर के किस्से सुनाकर ये दावे किए गए थे कि इसहाक डार आएंगे, डॉलर को 200 से नीचे लाएंगे, मगर यहाँ तो सफर ही उल्टा शुरू हो गया है। आज एक दिन में, सिर्फ एक दिन में डॉलर 24.39 रुपए महंगा हो गया है। सितम यह है कि यहाँ सिर्फ एक इसहाक डार ही तजर्बाकार नहीं, ये पूरी हुकूमत 13 जमातों से ऐसे ही तजर्बाकार चुन चुन कर बनाई गई है। तजर्बाकारी मुलाहिजा कीजिए कि जिस पीटीआई हुकूमत को ये नाहल, नालायक और निकम्मा करार देते रहे, उसके 3.5 साल में डॉलर 58 रुपए महंगा हुआ, जबकि पीडीएम के तजर्बाकारों की हुकूमत के सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में, जी हां 9 महीने में डॉलर की कीमत 72 रुपए बढ़ गई। मारूफ बरतानी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं, मगर सितम देखिए कि तजर्बाकार सियासत का शौक फरमा रहे हैं, इंतखाबात से फरार के मंसूबे बना रहे हैं, गिरफ्तारियों, मुकदमेबाजियों की धमकियां हैं। आज तो सदर आरिफ अलवी ने भी खबरदार कर दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क में आग लगा सकती है। पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बलियां टूट चुकी, मगर इंतखाबात की तारीख का कोई अता पता नहीं, उल्टा मुद्दत बढ़ाने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे आखिर कब तक चलेगा? इसी से आगाज करेंगे। शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, आज हमें खुसूसी कर रहे हैं। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। ये डॉलर अब कहां जाकर रुकेगा और इसकी मईशत पर असरात क्या होंगे? थैंक यू वेरी मच उसामा, आपने मुझे बुलाया। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है कि ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, तो डार साहब को तो इरेलेवेंट है, उनके बारे में बात नहीं करें, मगर जो हमारे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं, जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और वो आवाम को सही पिक्चर नहीं दिखा रहे, उनको आप लोग बेनकाब करें ना जी। बात ये उसामा कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हम भी तो सच नहीं बोल रहे ना। हमको वो क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान के हालात दगरगू हैं। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, लोग मुझे नेगेटिव कहते हैं। मैंने कहा यार ये इनसे संभलने वाले नहीं है। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर 24 रुपए का डॉलर आज बढ़ा हो, 10% से ऊपर डॉलर बढ़ा हो, जिसमें महंगाई 40% से चली गई हो और जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो, उस मुल्क के बारे में हम कितने पुरसुकून हैं। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मुझे जो परेशानी उसामा ये नहीं है जो इन्होंने झक मारनी थी वो मार ली। मुझे तो आगे का प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि अगर जिस तरह से ये चल रहे हैं, अगर ये चलते रहे और इन्होंने जो हरकतें अभी जो चल रहे हैं और जो इनके हाथ से चीजें निकल गई हैं और जो हमारे मईशतदार खामोश बैठे हैं और जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी अवाम के सामने सही हकीकत नहीं रख रहे कि यार कि भाई ये डॉलर नहीं बैलेंस हो रहा, गैर मामूली इक़दाम करो क्योंकि अवाम पिस जाएगी। ये इनको समझ नहीं आ रहा है। ये सियासी मसला नहीं है, ये एक बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला आ गया है कि 40% महंगाई के साथ हम ये कह रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी चलाएंगे, और जिन्होंने ये 20 रुपए डॉलर के ऊपर डिफरेंस के ऊपर फायदे उठाए हैं, वो उनका जिम्मेदार कौन है? उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा
कि ये जो आपने 3 महीने तक डॉलर को पैक करके रखा है 220 रुपए पर, उसमें जो आपने हवाले में पैसे बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? ये तो हिसाब देना पाकिस्तानी। देखिए बात ये ना, ये हम बिला वजह की बातें करते हैं, ये तो बताएंगे 2 महीने से जो हवाले में पैसे बन रहे थे ये किसके बन रहे थे, कौन इसमें पैसे कमा रहा था? हम तो बड़ी अजीब अजीब किस्म की चीजें देख रहे हैं ना। मैं तो आपके सामने मुस्तकिल ये बात कहे जा रहा हूं कि ये खेल खेल रहे हैं, ये इनके बस का काम नहीं है। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को बचाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी ट्वीट पढ़े, मैं कह रहा हूं रेस्क्यू बिफोर डिस्ट्रक्शन, रेस्क्यू बिफोर डिस्ट्रक्शन। ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अब नहीं समझते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा शबर साहब, तबाही की कई कहानियां हैं। आज मुझे एक साहब की कॉल आई, उन्होंने बताया कि 235 रुपए डॉलर पे उन्होंने खरीदारी यानी पैसे पकड़ लिए और माल मंगवा दिया। अब जाहिर है कि उनको ये 255 कम से कम, पता नहीं एक सिलसिला कहाँ रुकेगा, तो उनका तो कारोबार ही तबाह हो गया। उन्होंने 235 पे पकड़े, 255 रुपए अब वो पे कैसे करके वो माल आगे यानी कह चुके हैं उस शख्स को, उन्होंने पैसे पकड़ लिए हुए हैं, ले लिए हुए हैं, तो अब तो उनको नुकसान हो गया, सारी ज़िंदगी की कमाई चली गई। अगर वो उन्होंने हज़ारों डॉलर की, सारा लाखों डॉलर की चीज़ ली हुई थी, तो ये बताएं डॉलर रुकेगा कहाँ जाकर? और अब आप क्या समझते हैं पेट्रोल, गैस, बिजली, इस पर, खुराक पर, खाने पीने की चीज़ों पर, रोज़मर्रा की अशिया पर इसका कितना इम्पैक्ट आने वाला है? देखिए बात ये है उसामा कि मैं कोई फिगर दूंगा, मैं कोई बात करूंगा तो उसका मार्केट पे असर होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान की मेरी कोई बात करने से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं आपको कोई रेट नहीं दूंगा। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैं कोई बात कर दूंगा रिपोर्ट हो जाएगी। चले सर, उसकी बड़ी अच्छी बात है, आपकी बड़ी चीज सोच है, लेकिन ये अभी और ऊपर जाता आपको नजर आ रहा है आपके अंदाजे में? मैं ये नहीं पूछता, क्योंकि बहुत से लोग 300 रुपए तक कह रहे हैं। मैं कोट कर देता हूँ, चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान के जितने ये बोर्ड्स हैं कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनके सदर, उनका ये कहना है, इरफान साहब गालिबन, उनका कहना है कि 300 तक जा सकता है। नहीं, मुझे जिन साहब ये कह रहे हैं ना, जो ये साहब कह रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि आप तो 2022 के पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं शब्बर जदी साहब ये कह रहे थे कि मईशत तबाह हो गई है, उस वक्त आप सारे कह रहे थे कि प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हो गया, आपको तकलीफ क्या है? तो ये जो दोगली मुनाफकत वाले लोग हैं, इनसे पहले आप ये भी पूछे ना कि अब आप कह रहे हैं 300 पे जाएगा, तो उनसे पूछे ना भाई, आप तो ये 6 महीने में आप लोगों को क्या हो गया? पहले तो आप बड़ा अच्छी बातें करते थे, बड़ी बड़ी अच्छी हंसी खुशी की बातें करते थे। कमिंग बैक टू द मेन थिंग, बात ये है कि मुनाफकत खत्म करें। मैं ये देख रहा हूँ, देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि IMF का प्रोग्राम आने से पाकिस्तान में डॉलर की पोजीशन स्टेबलाइज नहीं होगी और थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आएगी, मगर 2024 या 23 से 24 तक जो हमारा पीरियड आने वाला है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और उसके दौरान में हमें US की सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिएगी, जिसके लिए मुज़ाकरात और बातचीत शुरू हो चुकी है। और अगर उस बातचीत में हमने अपनी अना को साइड पे रखा और अपनी बेवजह की जो इल्यूजन हमारे दिमाग की हैं वो ग्राउंड में आ गई, हम एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं US से। और ये पैकेज मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, US वाले ये पैकेज इन लोगों को नहीं देंगे। अच्छा, ये पैकेज मतलब इससे आज भी हाँ जी, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान ने भी मैं ज्वाइन किया, वो भी आपसे सवाल करेंगे। मैं बता, इरफान इकबाल शेख साहब, सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इन्होंने बाकायदा कहा जी ये 290-300 तक डॉलर जा सकता है। मगर शबर साहब ये फरमाइए कि आप पेट्रोल और डीजल पर क्या पेट्रोलियम लेवी भी लगेगी, GST भी लग सकता है, और जो आगे शराइत हैं, गैस शायद दुगनी महंगी, बिजली बहुत महंगी, तो ये सब अब किया जाएगा? ये पहला कदम उठाया गया, डॉलर जो है अब ऊपर गया। देखिए बात ये है कि जो IMF वाले कह रहे हैं वो तो यही बातें कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, मगर आपने पता नहीं आज का अखबार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उन्होंने एक बात की है कि पाकिस्तान अमेरिकन गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर रहा है कि वो IMF वालों को ये समझाएं कि वो अपनी पोजीशन को रिवाइज करें और इस पोजीशन को देखें, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। तो ये मतलब इसको देखने वाली बात है। मगर मैं जो चीज़ आज कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस दौरान में ये जो खिलवाड़ बना हुआ है ना, जो आपने एक इल्यूजनरी सी गवर्नमेंट बना के रखी हुई है, इनको फारिग करें।
अच्छा, मतलब इनको तो फारिग करें ना। मतलब देखिए जो कुछ भी अब होना है वो तो एक प्रॉपर तरीके से होना है ना। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो बात की थी केयर टेकर सेटअप की, वो सोच समझ के की थी, ऐसे ही नहीं की थी। इस खिलवाड़ को साइड पे करें। इस बेलावजी की जो एक आपने गवर्नमेंट बना के रखी है, इनको ये रेलेवेंट से लोग हैं, इनको साइड पे करें। उसके बाद एक ढंग से बात करते हैं यूएस के साथ बैठ के। शबर साहब, जो बात आप फरमा रहे हैं, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत तो गारंटी मांगती रही एस्टैब्लिशमेंट से कि हम ये सारे काम तब करेंगे, आईएमएफ के पास जब जाएंगे जब हमें गारंटी दी जाए, हमें नहीं हिलाया जाएगा, हमें रखा जाएगा यहाँ, बल्कि 1 साल और हमें रखा जाएगा। आप फरमा रहे हैं कि इनके होते हुए कुछ ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को सही करना एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है? वो सही कर लेंगे? ये आपने क्यों अज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट हर काम कर सकती है? वो करें। मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के दिमाग में ये भी खन्नास है ना कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी सही कर सकती है। उनके हाथ में क्या, इकोनॉमी सही कर लेंगे, वो डॉलर को नीचे ले आएंगे? ये भी तो सोचे ना। आप क्या बातें करें मेरे साथ? आप लोग ये क्यों एज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई अलादीन का जादू है? एस्टेब्लिशमेंट जरूर रेलिवेंट होती है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए रेलिवेंट है। जब पूरी दुकान ही बिकने पर आ गई है तो दुकान का चौकीदार क्या कर लेगा? भाई मेरी बात समझो। जब दुकान ही नहीं चल रही, चौकीदार ने क्या बिगाड़ लेना है? समझने की कोशिश करो तुम। तो ये तुम क्या अज्यूम कर रहे हो कि अगर एस्टेब्लिशमेंट आएगी, और इनको एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त कोई कोई ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी ना। मतलब अगर उनके पास, अगर वो क्या उनके पास ये गारंटी है कि वो अगर इनके सर पे आ जाएंगे तो इकोनॉमी चल जाएगी? सवाल ये नहीं है। अब सवाल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। अब सवाल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान से आगे जाकर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाशिंगटन का आ गया है। अच्छा, वो किसके साथ है जी? वो क्या चाहते हैं? ये सवाल करें ना आप। शबर ज़ैदी साहब ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन मसले का हल नहीं है, और अगर इलेक्शन अनाउंस होगा और निगरान सेटअप आएगा तो 3 माह में मुल्क बिल्कुल मुश्त बैठ जाएगी। तो आप इस पे क्या कहते हैं? मैशत तो किसी हाल में ही हर हाल में बैठ जाएगी ना, चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इलेक्शन होगा तो भी बैठेगी, इलेक्शन नहीं होगा तो भी बैठेगी। देखिए ना आपने, मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में और क्यू ब्लॉक में बैठा है, उसके हाथ में इस गाड़ी का इंजन, स्टीयरिंग है, इंजन नहीं है। आप बात क्यों नहीं समझते? गाड़ी नीचे उतर रही है पहाड़ी से, उसका इंजन बंद है, उसका स्टीयरिंग एक बंदे के हाथ में, इंजन बंद हो चुका है, नहीं चल रही। खुदा का वास्ता है, क्यों नहीं समझते आप? वो इररिलेवेंट है। उस गाड़ी पे किसी को बैठा दो, वो गाड़ी को सिर्फ थोड़ा बहुत मोड़ सकता है, इंजन बंद है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती। ये क्यों नहीं समझ रहे? उसके अंदर नया पेट्रोल डालना पड़ेगा, वो आपको नहीं समझ आ रही। आप उसको बड़ा आसान देख रहे हो। मैं तो ये बात पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि इंजन, गाड़ी चल नहीं रही है, ये चढ़ाई से नीचे उतर रही है। जब चढ़ाई से नीचे उतर रही है तो आप समझ रहे हो चल रही है। उस स्टीयरिंग पे बंदा बैठा है, वो समझ रहा है मैं चला रहा हूँ, वो चला नहीं रहा है। उसके हाथ से वो इंजन बंद हो चुका है, अब ये नीचे की तरफ जा रही है। अगर इसको आगे चल के चलाना है तो इस इंजन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको कितनी दफा समझाई है, अब आप लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा, ये चले शबर साहब, हम तो बिल्कुल इसीलिए तो आपको दावत दी है, जहमत दी है, हम समझ रहे हैं आपकी बात। अब ये कहा जा रहा है, जो आपने मुलाकात का जिक्र किया, इसहाक डार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मिलते हैं नायब मुआविन वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका से, और उनसे दरखास्त करते हैं कि जी कोई नरमी करवाएं IMF से। क्या अमेरिका नरमी करवा सकता है? और दूसरा, अभी उनके तर्जुमान की तरफ से भी बयान आया कि जी $200 मिलियन यानी $20 करोड़ जो पाकिस्तान को इमदाद देनी है सैलाब ज़दगान के लिए, उस पर चेक्स एंड बैलेंस होंगे, यानी ट्रस्ट बिल्कुल जीरो है इस गवर्नमेंट पर। तो वो किस तरह फिर, क्या IMF को कहेगी अमेरिकी गवर्नमेंट, और क्या फिर IMF मान जाएगा? अब तक तो नहीं माना। अब तक तो सऊदी अरब, कतर, UAE वो नहीं माने कि जब तक IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते हम भी आपको कुछ नहीं देंगे। सॉरी, आप जो चेक्स एंड बैलेंसेस कह रहे हो ना, वो IMF प्रोग्राम के नहीं है। वो चेक्स एंड बैलेंसेस उस बात से ज्यादा के हैं जो हम इस टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते। जो आप कह रहे हो वो बात नहीं है जो आप कह रहे हो। वो बात हम टीवी पे नहीं कर सकते बेसिकली। वो उनको भी पता है, हमें भी पता है, और जो बात कर रहे हैं उनको भी पता है। ठीक, वो आपसे ये थोड़ी प्रोग्राम जी जी बोले। शहबाज ज़ैदी साहब ये बताएं कि आपने कहा कि मुल्क को एक ये मुश्त बैठनी है, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। आपके नज़दीक फौरी हाल क्या है कि अगर हम वो कर लेते हैं तो 3 माह में मुश्त नहीं बैठेगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो जाएंगी? फौरी तौर पे हमें क्या करना होगा?
ये इसके 2-3 मेजर्स हैं बेसिकली। पहला मेजर तो ये है कि अब जो हालात इस वक्त आ गए हैं, इस वक्त अब बहुत हद तक चीज हमारे हाथ से निकल गई है। मतलब निकलने का मतलब ये है कि हम अपनी इंपोर्ट पे कुछ सेविंग करके अपनी चीजों को कम करके $5-10 बिलियन का एडजस्टमेंट कर सकते थे और हम चीजों को बेहतर कर सकते थे। मगर जिस तरह टाइम गुजरता गया है, अब वो चीजें और कॉन्फिडेंस ट्रस्ट खत्म हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता रह गया है, मेरे हिसाब से एक रास्ता रह गया है। जिस रास्ते पे बातचीत हो रही है वो ये है कि हमें यूएस के सामने सरेंडर करना है। यानी अब अमेरिका की शराइत माननी पड़ेंगी, इस हद तक हम चले गए। जिस तरह हमने श्रीलंका के हवाले से देखा, जिस तरह हमने मिस्र के हवाले से देखा, आपका इशारा उस तरफ है। ये मेरी बात एक थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई कर दूं, ये आप दिमाग से निकाल दें। हमने अपनी तारीख के 75 साल में हमेशा अमेरिका की बातें सरेंडर किया है, तो ये हमारे दिमाग में अगर खन्नास है कि हमने नहीं करना, तो वो हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। ठीक, यानी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं आप देखें हमेशा जी से करते हैं। जी हमेशा से। लेकिन श्रीलंका और मिस्र के सामने बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सामने भी इस तरह की शराइत आ सकती हैं? इससे मुश्किल आएंगी क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये अब आप न्यूक्लियर पावर उनके यहाँ, उनके श्रीलंका की किसी जंग नहीं हो रही है। हम 75 ईयर से एक कंट्री के साथ जंग में दाखिल हैं। हम एक कंट्री के साथ जंग कर रहे हैं, तो हम 75 ईयर से हमारे पास लाइन ऑफ जी, तो हमारे साथ अब ये शहबाज साहब ये बताएं कि जी बोले सर, ये बताइएगा कि ये जो हमने पिछले 6 माह जब से डार साहब आए हैं, हमने डॉलर को फिक्स रखा है, तो आपके नजदीक ये जो जितना अर्सा हमने फिक्स रखा है, इससे हमने कितने अरब डॉलर का नुकसान किया है सिर्फ डॉलर को फिक्स रखकर? मेरे हिसाब से तकरीबन $3 अरब का। $3 अरब की जो अमाउंट, जो आपकी रेमिटेंसेस हैं वो हवाले में कन्वर्ट हो गई हैं, और आपकी तकरीबन $1.5 से $2 अरब की जो इंपोर्ट है उसकी वो बाहर रुकी पड़ी है। आज 20 रुपए बढ़ा है। आज हैवी अमाउंट की एलसी क्लियर हुई हैं एक्सपोर्ट की। आज से 20 रुपए बढ़ने से सब्सटेंशियल राइस की एक्सपोर्ट की एलसी क्लियर हुई है, 20 रुपए का इंक्रीज, 24 रुपए का इंक्रीज आया है। और आपका हवाला तकरीबन $3 बिलियन जो हवाले का है वो निकल गया है, और वो बाजार से निकल गया है। उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ये है वो कमीशन जो हवाले वालों ने कमा लिया है। अच्छा देखिए ना आप, जी ये कमीशन कमाया है ना हवाले वालों ने। बिल्कुल सही समझ रहे बात, बिल्कुल सही। अच्छा शबर साहब, आपने जिस तरह डॉलर का कहा, आप कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, उसका इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, लेकिन जाहिर है आपने इशारतन बता दिया कि डॉलर अभी और ऊपर जा सकता है। अब एफबीआर के चेयरमैन रहे, आपने बड़ी कोशिश भी की कुछ रिफॉर्म्स लाने की। अब टैक्स का भी मसला है। आप तो कह रहे हैं कम से कम 200 अरब रुपए का एक मिनी बजट लाया जाएगा, क्योंकि हम टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर सके, जबकि महंगाई भी इतनी ज़्यादा होती चली गई। तो महंगाई के बावजूद हम टैक्स इकट्ठा नहीं, एक चीज़ पहले ही महंगी होगी, उस पर टैक्स की शरह भी उसी हिसाब से बढ़ गई, उसके बावजूद हम पीछे चले गए। तो अब तो हमें, यानी आवाम को तो दोहरे हिसाब का सामना है, महंगाई और डॉलर ऊपर, और टैक्सेस के लिए एक मिनी बजट और आ रहा है। मैंने कहा ना आपको कि पाकिस्तान के लिए अब IMF वाली शराइत को करना बहुत मुश्किल काम है, और मैं समझता हूं कि हमें अगर सही तरह बात की जाए तो वो हमारी बात को मान जाएंगे। मगर सवाल अब ये है कि जो इस गवर्नमेंट के पास कितनी क्रेडिबिलिटी है कि वो इस बात को करेगी। अगर ये बात, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं हम कह रहा हूँ, हम का मतलब ये है कि वो लोग जो कि इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं और जिनकी क्रेडिबिलिटी अमेरिका के साथ भी हो सकती है, जिनको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है, और जो समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के साथ पैट्रियोटिक हैं, और अमेरिका भी उनको क्रेडिबिलिटी देता है, अगर हम बात करेंगे तो हमारी बात अमेरिकन मान जाएंगे। ठीक। अच्छा, आजकल बड़ा ये होता है जी, मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार कौन बेहतर था? मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ कि मिफ्ता इस्माइल ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को या इसहाक डार साहब ने? लोग तो ये बात कर रहे हैं, लोगों को कहीं सुख नहीं मिला। देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो ये गवर्नमेंट जो आई थी, इनके बस का काम ही नहीं था। मैं तो उस वक्त भी कहता था, देखिए मैंने कभी मिफ्ता इस्माइल साहब की तारीफ नहीं की, ना कभी मैंने डार साहब की तारीफ, मैं पर्सनैलिटी में डिस्कस भी नहीं करता कभी किसी के साथ। मगर ये जो गवर्नमेंट है, मियां नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट होती है, PMLN की गवर्नमेंट जब होती है, तो ये होती है गवर्नमेंट इंपोर्टर्स की। ये एक्चुअली
दुकानदारों के नुमाइंदे हैं। तो ये वो काम करते हैं जो इंपोर्टर के फायदे में होता है। अब ये इंपोर्टर के फायदे में काम कर रहे थे। पिस्ता ने जरा थोड़ा बहुत इंपोर्टरों को दबाने की कोशिश की, डॉलर को बैलेंस करने की कोशिश की, वो लाहौर के दुकानदारों ने उसको बाहर फेंक दिया उठा के। ये गवर्नमेंट के दुकानदार से ज्यादा नहीं है, ये निस्बत रोड के दुकानदार हैं बेसिकली। तो इनको ज्यादा सीरियस नहीं लिया करें आप, मतलब ये मतलब इनको डोंट टेक देम सीरियसली। तो ये जो दुकानदार हैं, जो आपने भी इरफान इकबाल साहब की बात की, ये भी दुकानदार हैं। मतलब ये सारे दुकानदार हैं, ये इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं, ये इंपोर्टर हैं बेसिकली। तभी शायद तो इंडस्ट्री पाकिस्तान की तबाह कर दी। सर आखिरी सवाल, आप जो बातें करते रहे, अब तो फाइनेंशियल टाइम्स, जाहिर है कि इतने बड़े जराइद हैं, वो ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडरा रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी? इसके साथ सिद्दीक आप भी अपना सवाल कर लें। यार मुझे एक बात शहबाज साहब, मेरा भी आखिरी ये सवाल है कि ये बताएं कि आम आदमी को ये समझाएं, ज़ाहिर है ये टेक्निकलिटीज़ और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आती। आम आदमी के लिए बता दें कि अगर एक आदमी के घर का खर्चा 40,000 है, तो ये जो अब डॉलर के रेट ऊपर गया है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, या जो और एकदम 40,000 जिसके घर का खर्चा है, उसका 2 माह बाद घर का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि तुम लोग को कम से कम पाकिस्तानियों को इतना क्रेडिट तो मुझे देना चाहिए कि मैंने 16 दिसंबर 2021 को जो बात कही थी, वो आज सही साबित हो गई। इतना तो क्रेडिट दो मुझे जिंदगी में, ठीक है? ये मानते हो? जी जी। कि जब सारा पाकिस्तान ये कह रहा था कि शफकत साहब गलत बात कह रहे हैं, सारी दुनिया ये कह रही थी, आज सब एक्सेप्ट करते हैं कि ये मुल्क चलने वाला नहीं है। मान रहे हो सब सारे? जी। अब सारे मान रहे हैं ना? क्यों मान रहे हैं? मुझे ये बताओ क्यों मान रहे हैं ये? या तो ये नालायक है या ये मुनाफिक है। दो बातें हैं, दोनों हैं ये नालायक भी और मुनाफिक भी हैं, ठीक है? अच्छा, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, मसला ये है कि जो आज का, अगर अब इसको बताएं मॉडल रखना पड़ेगा। अगर किसी के घर में 5 खाने वाले, 2 मियां बीवी हैं और 3 बच्चे हैं, और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और अगर वो घर भी उनका अपना है तो भी, और वो बिल्कुल आम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि आने वाले दिनों में अगर उनकी आमदनी 50,000, 40 से 45,000 से कम है, तो अब वो सिर्फ रोटी खाने और स्कूल की फीस देने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। कपड़े बनाना या कोई रिक्रिएशन या कोई किराए मकान का देना वो पॉसिबल नहीं है। और हमें चाहिए कि हम मिनिमम वेजेस को इमीडिएटली 50,000 करें, हम कम से कम 50,000 करें। और दूसरा, हम इमीडिएटली 5 आइटम, आटा, चने की दाल, चावल, घी और चीनी और चाय की पत्ती को राशनिंग करें। ये अवाम मर जाएगी। इनको ये तो नालायक से लोग हैं, ये वापस चले जाएंगे टिकट लेके इंग्लैंड में, हमारी अवाम मर जाएगी। सैलानी से आज मुझे किसी ने बताया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, आज मुझे किसी ने बताया कि पीएसओ की सैलानी के करीब है वहां क्लिफ्टन में, तो पीएसओ के एम्प्लॉइज सैलानी की लाइन में देखे गए। आज मुझे किसी ने बताया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि पीएसओ के कुछ एम्प्लॉइज सैलानी को मुफ्त खाने की लाइन में लगे हुए थे, जो कि एक निहायत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान, यानी जो किसी तरह रोजगार पर है, अब चले गए हैं कि वो भी एक बेरोजगार के लेवल पर आ गया है। बहुत शुक्रिया शबर ज़ैदी साहब, साबिक़ चेयरमैन एफबीआर, आपने हमें वक्त दिया। नूर आरफीन, आपने ये बातें सुनी, बहुत ही ख़तरनाक खौफनाक सूरत हाल है कि अब खाने पीने के लिए भी मसाइल हो जाएंगे। कम से कम कहा जा रहा है 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। पहली पाकिस्तान में इतनी गुर्बत थी। जी भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस पे आप मुझसे क्या चाहते हैं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इस सिलसिले में? कि ये अब इस हुकूमत को क्या कहा जाए, क्या कहें? ये डार साहब ने जो 4 महीने 6 महीने कहा जी 200 से नीचे डॉलर आएगा, अब तो 300 से नीचे की बात है, शायद 300 पे भी नहीं रुकेगा। इस हुकूमत को जितना कुछ कहा जाएगा वो कम ही होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो मैं मुतअद्दिद मरतबा बताता रहता हूँ, जब तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो। जब कोई बेहया हो जाता है, बेशर्म हो जाता है, तो फिर बेगैरती के, बेशर्मी के, बेहयाई के ताने उसके लिए एक मामूल की बात होते हैं। फिर उन पर तबर्रा करने से फ़ायदा कुछ नहीं है। अभी जितनी भी गुफ्तगू हुई वो मैं सुन रहा था, उसमें मेरे लिए कोई इंटरेस्ट की बात नहीं थी, इसलिए कि ये केयर टेकर सेटअप की प्रोपोगेशन पिछले इंटरव्यू में भी इनसे मैंने सुनी थी, शब्बर ज़ैदी साहब से। अच्छा। मैंने ये भी सुना था कि इनके मुक़्तदर हल्कों से ताल्लुकात है, इसलिए इनकी बातों को हल्का नहीं। अच्छा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, आरफी नामा हम ब्रेक के बाद करेंगे। और कम से कम जिस तरह शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा कि
40-50 हज़ार कम से कम तनख्वाह करनी चाहिए, 50 हज़ार। और जो राशन है उसके लिए अब सोचना होगा कि लोगों के घरों तक किस तरह कम से कम खुराक पहुँच सके, क्योंकि अब खुराक भी आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाएगी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, लगता है कि बलदियाती इलेक्शन भी कराची वालों के लिए कोई सुख की घड़ी नहीं ला सके। एहतजाजी सियासत पर बात करेंगे। एहतजाजी सियासत और बेचारा कराची, कहीं कुछ भी हो मगर एहतजाज सिर्फ कराची में होता है। मतलब कराची की हालत उस फुटबॉल की सी हो चुकी है कि जिस पर तबाह आजमाई हर फरीक का मशगला अजीम बन चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है स्ट्रगल के दिनों में एक मरतबा सऊदीया में एक गर्दन मार दी गई। यहाँ कुछ दिल जले गुरु मंदिर के ऊपर और बैठ करके चौरंगी पे और जो है वो हाय हू कर रहे थे। पूछा गया कि भाई सऊदीया में होने वाले इस एक मामले का कराची से क्या लेना देना है। जवाब कोई नहीं था, लेकिन कहीं खुदा न खास्ता मुसलमानों में दरार न पड़ जाए इसलिए मामले को इधर उधर कर दिया गया। MQM को कोई मामला होता है, कोई मसला दरपेश होता था, तब कराची बंद हो जाया करता था। वो तो शुक्र है खुदा का कि अब MQM की कोई औकात ही नहीं रही। MQM में शामिल होने वालों में अब कोई दमखम ही नहीं रहा। MQM में जितने लोग हैं अब उनके मुंह में दांत है ना पेट में आंत है, इसलिए अब उनकी कोई हस्ती, कोई औकात, कोई हैसियत नहीं रही है। तो कराची को इस एक मामले में तो कम से कम सुख मिला है। लेकिन अब बारी आई है PTI की। जब कोई मामला होता है तो PTI वाले अपनी जो उनको ढील दी गई है कहीं से, कहीं को इन्वर्टेड कॉमास में रखिएगा। जैसा मैंने कहा था कि सैकड़ों मुलाजमतें दी गई, उसके बाद फिर जाहिर है कि आज मामलात यूँ हैं कि आप आइन तोड़ें, आप गद्दारी की बातें करें, फतवे लगाएं या कुछ करें, पुलिस की गाड़ी को रोकें, आपको इंसाफ भी मिलता है। रात को इंसाफ देने के लिए अदालतें भी खुल जाती हैं। और वो जो बेवकूफ़ अपने अंगूठों का इस्तेमाल करके इस एक लूली लंगड़ी चेचक ज़दा जमहूरियत को धक्के देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको 25-25 साल में भी इंसाफ अगर मिल जाए तो आज़ादी अदलिया के सूरज को आप सवानेज़े पे ही समझिए। यानी हाल ये हो चुका है कि अब अगर इमरान खान को गोली लगे, फवाद चौधरी को अंदर कर दिया जाए या कुछ और हो जाए, PTI वाले पूरे कराची का चक्का जाम कर देते हैं। गोया PTI अब न्यू MQM बन करके सामने आ गई है। मुझे उन तमाम से पूछना था कि जो इस कराची के, सिंध के या इस पाकिस्तान के वाली वारिस बनते हैं या बनने की अदाकारी करते हैं, भाई लोग किधर हो? कल भी हालत ये थी कि मुख्तलिफ जगहों पर, चौरंगियों पर धरना, एहतजाज। कराची में पकड़ा था फवाद चौधरी को। कराची की तामीर और तरक्की के लिए फवाद चौधरी ने, जो आइंस्टाइन के दामाद हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया था। 55 रुपए वाला हेलीकॉप्टर ईजाद किया जिसमें इमरान खान लुदुर लुदुर पूरे मुल्क में घूम रहे थे। 1 अरब रुपए की सवारी फरमाई थी और उसकी बाद जब बेरोजगार हुए तो हकीकी आज़ादी को रो रहे हैं। और कौन सा कारनामा है भाई फवाद चौधरी का कराची के अवाम के लिए, जो कराची की सड़कें बंद करके ये PTI वाले, जिसमें से अक्सर कोई ANP से आया है, कोई जमात इस्लामी से आया है, कोई फलाने से आया है, कोई ठिकाने से आया है, कराची पे क्यों नजला गिरता है? और मुराद अली शाह जिनको हमने रोजी दी हुई है, शर्जील नाम मेमन, नासिर शाह, फलाने शाह, ये जितने शाहों को हमने यहाँ रखा हुआ है, ये क्या करने के लिए आए अपने गांव देहातों से? इनका भी तो कोई काम है। कराची में बहुत सारे इदारों के दफ्तर भी हैं, मतलब आप वहाँ पे क्या अब हमें वहाँ पे जाना होगा? कराची में पुलिस भी है। कराची में खैर पुलिस का काम रिश्वत लेना और IG को सलाम ठोकने के अलावा कोई नहीं है। लेकिन फिर किससे बात की जाए? फिर किससे बात की जाए? कराची माले मुफ्त बन चुका है, कराची माले गनीमत बन चुका है। जिसका दिल चाहेगा अपने पापा का माल समझ करके कराची वालों के साथ फुटबॉल खेलेगा। सड़कों के ऊपर डाकू घूमते फिर रहे हैं, ट्रैफिक जैम में लूट मार हो जाती है, बंदों को गोली मारी जाती है और वो बंदे अस्पताल पहुंचने से पहले जान दिए जा रहे हैं। कराची वालों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। मुल्क की मईशत और महंगाई और फलाना और हकीकी आज़ादी और मैं कपड़े बेच दूंगा, ये सब टोपी ड्रामा, ये कोई पहली दफ़ा तो मैं नहीं देख रहा। लेकिन मुझे ये पूछना था, और वो बेशरम एंकर्स जो कराची से पैदा हो करके, चाहे वो कहीं भी किसी भी हिस्से में अपना धंधा कर रहे हो, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ वो तमाम मीडिया मैन जो ज़रा ज़रा सी बातों पर
DSNGs लेकर के दौड़ पड़ते हैं। भाई इसके ऊपर कौन बात करेगा? ये कराची का रोज का रोना पीटना हो चुका है। इमरान खान को कुछ हो गया तो कराची, फलाने को कुछ हो गया तो कराची बंद। आप अस्पताल जाएं, आपके साथ मरीज हो, आप वापस घर नहीं पहुंच सकते। किस लिए? क्योंकि फलाने का फलाना हो गया है। मैं यार सानू की जी। मैं पिछली दफा भी बता चुका हूं कि मैं तकरीबन हैदराबाद से होकर के यहां मेरे घर से, यहां से मेरे घर का फासला 40 मिनट का है हार्डली, अगर मैं आराम से ड्राइव करूं। मैं 3.25 घंटे में पहुंचा हूं। 3,500 रुपए का फ्यूल मैंने जलाया। इमरान खान देगा मुझे फ्यूल? लानत भेजता हूं मैं ऐसी हकीकी आजादी पर जिसके मुजाहिदों को गिरफ्तारियों से मौत आती है तो चूड़ियां पहन के घर में क्यों नहीं बैठते? वो तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, वो तमाम इख्तियारात के मंबा और मराकिज जो सुनने की सलाहियत रखते हुए भी गूंगे बने हुए हैं, सुम्मुन बुकमुन की अमली तफसीर हैं, उनको जवाब देना होगा कि कराची के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एहतजाज हर एक का हक है, मगर एहतजाज के लिए कोई लिमिटेशंस वजह क्यों नहीं की जाती? ये सिंध के अनिल कपूर जो हैं, मुराद अली शाह, ये क्या कर रहे हैं? सिंध का जो IG है ये क्या कर रहा है? और बहुत सारे लोग इस जिम्मे में आते हैं। सब अपने आप को अगर जवाब दे समझें तो जवाब दें। बिल्कुल सही है। अलमिया ये होगा, आप आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं तो ये कहा जाता है जी ये कोई एहतजाज, जब तक कोई सड़क न बंद की जाए तो उसको एहतजाज समझा ही नहीं जाता और लोगों में भी रविश पनपती चली जा रही है। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी का जिस तरह से जिक्र हुआ, सिद्दीक जान, अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, पाकिस्तान बार की तरफ से, यानी ये हाई बार्स हैं, अहम तरीन यानी वकला के हवाले से अगर हम बात करें, उनकी तरफ से ना सिर्फ कंडेम किया जा रहा है बल्कि अब तो लेटेस्ट उनकी तरफ से ये एलामिया आया है कि अगर कोई गैर कानूनी हरकत की गई, कोई उनकी डिग्निटी के खिलाफ कुछ किया गया, जिस तरह माजी में इस तरह की बातें सामने आई, तो इसका बड़ा सख्त रिएक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हुकूमत की तरफ से ख़त्म ही नहीं हो रहा कि जी ये फवाद चौधरी ने किया, ये किया, वो किया, तो परेशानी उनको नज़र आ रही है। जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया में भी बात आई, जिस तरह सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हालात शायद काबू में ना रहे, और ये सोच तो एक है, नज़र तो आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्लान है कि शायद इमरान खान को भी गिरफ्तार करना पड़े। देखें उसामा गाजी साहब, सियासतदान की सियासी मौत उस वक्त होती है जब वो इरेलीवेंट हो जाए, जब वो इतना इरेलीवेंट हो जाए कि वो डिस्कस भी ना हो रहा हो। और ये किसी भी पॉलिटिशियन की कामयाबी होती है कि वो टॉक ऑफ द टाउन हो, डिस्कशन हो रही हो, उसके ऊपर बात हो रही हो। और देखें आपके परसों रात को जब ये खबर आई 2 बजे के ज़मान पार्क पुलिस जा सकती है और इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, तो उसके बाद से ही बोल्ड ने ट्रांसमिशन शुरू की। सारी रात हमने दिखाया ज़मान पार्क के बाहर क्या हो रहा है, कितने लोग पहुंच गए हैं, क्या सूरत हाल है। फिर वहाँ पे फवाद चौधरी, ज़ुबैर नियाज़ी, हमाद अज़हर मिशवानी, ये सारे, जमशेद चीमा, ये सब लोग पहुँचे, बाकी लीडरशिप पहुँची और वहाँ पे काफ़ी जो है वो लोग इकट्ठे हुए। और जो अगर प्लान था भी सही तो वो एग्जीक्यूट ना हो सका और खान साहब की गिरफ्तारी ना हो सकी। लेकिन जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया सुबह तकरीबन कोई 5:45 बजे, उससे लेके और कल रात 12 बजे तक एक ही खबर पूरे टीवी चैनल्स पे चली है, तमाम छोटे बड़े टीवी चैनल्स पर, वो थी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी। हर लम्हा, हर मोमेंट उसका कवर हुआ। अब उनको लेके इधर जा रहे हैं, आप सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, आप फलानी जगह पहुंच गए हैं, फलानी जगह पहुंच गए हैं, आप मोटर पे आ गए हैं, आप भेर इंटरचेंज पहुंच गए हैं, आप F8 कचहरी पहुंच गए हैं, आप ये हो रहा है, आप दलाइल हो रहे हैं। तमाम चैनल्स लाइव थे। और फिर हुकूमत को जाके रात 12 बजे ये ख्याल आया कि यार ये तो हम गलत कर बैठे हैं, जिस तरह से ये सारा कुछ किया गया है ये इसलिए गलत है कि वो तो इतनी ज़्यादा कवरेज मिल गई और इतना फवाद चौधरी हीरो बन गया। देखें, फवाद चौधरी को अगर गिरफ्तार करके मैसेज देना था या उनको डराना था तो वो तो नहीं हुआ, क्योंकि कल उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर उसामा गाजी साहब ये बात कही कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा है, मैं बिल्कुल कहूँगा, बिल्कुल इनका किरदार एक मुंशी जैसा है। तो फवाद चौधरी तो अपने बयान पर डट गए हैं। बाकी जो आपने बार्स की बात की, क्योंकि फवाद चौधरी वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और फवाद चौधरी के भाई जो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं वो एक्टिव हैं, जो वकला की सियासत है उसमें, और कोर्ट्स में पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हों, तो जाहिर है उनका एक वकला कम्युनिटी में एक असर रसूख है। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि उनके भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। जो कुछ हुआ वो आपके सामने, जिस तरह से कपड़ा डाल के उनको लाया गया, इन तमाम चीज़ों का उनको फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। और ये भी आप देखें कि अब ज़ाहिर है ये गिरफ्तारी गले पड़ गई है, इसकी इतनी कवरेज हो गई है, क्योंकि फवाद चौधरी के साथ वो सलूक नहीं हो सकता जो आजम सवाती और जो शहबाज गिल हैं उनके साथ हुआ है। क्योंकि फवाद चौधरी जो है वो खुद बहुत अरसे तक वकालत करते भी रहे हैं, एक्टिव हैं वकला सियासत में, उनके भाई बड़े एक्टिव हैं। तो आपको भी पता है कि हमारे यहाँ वकला जिस हद तक ताकतवर हैं कि कोई भी पाकिस्तान का इदारा फिर जब वो बाहर आते हैं तो वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, और बहुत सारी जगहों पे नाजायज़ भी वकला निकल आते हैं और वहाँ पे रियासत को सरेंडर करना पड़ता है, जो कि है अफसोसनाक
आप देखें PIC पे हमला हुआ, क्या हुआ, कितने वकील पकड़े गए, यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो कुछ हुआ उसका क्या हुआ। तो मसला यह है कि वकला एक ताकत हैं, चाहे वो यही हम कहते हैं कि जायज़ बातों पे वकला को खड़े होना चाहिए, नाजायज़ चीज़ों पे उन्हें जो है वो जुल्म जबर तशद्दुद की रविश को छोड़ देना चाहिए। उससे चंद वकला करते हैं और बदनाम पूरी कम्युनिटी होती है, लेकिन वकला ताकत है इस मुल्क की और उनको पॉजिटिव चीज़ों में अपनी एनर्जी जो है वो लगानी चाहिए। सही, ब्रेक लेते हैं। इनसाइड स्टोरी में वाकई सूबाई इलेक्शंस की तैयारी हो रही है या जो हुकूमत का एजेंडा है कि कोई डेट ही न दी जाए और कोई बहाना बनाकर आगे ले जाया जाए, या ऐसा हो सकेगा? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को लिख दिया गया है कि वो भी इलेक्शन की डेट दे दें। 9 से 13 अप्रैल तक पंजाब के गवर्नर को कहा गया है कि आप तारीख दें इलेक्शंस की, क्योंकि गवर्नर का काम है। लेकिन अब लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी भरपूर तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जी जो KP असम्बली है उसके लिए भी इसी तरह से हमें 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को चूँकि तहलील हुई थी और इसी तरह से अब 90 दिन के अंदर वहाँ भी इलेक्शंस होने हैं। नूर आफरीन, आपको क्या लगता है, क्योंकि गवर्नर्स की तरफ से चूँकि तारीख नहीं दी जा रही तो एक इबाम भी पैदा हो रहा है, ये अफवाहें भी हैं कि हुकूमत नहीं चाहती, क्योंकि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, कि किसी तरह से इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो सकें, तो इलेक्शन कमीशन की चलेगी, हुकूमत की चलेगी, क्या होगा? ये एक आईनी बहरान होगा। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जो औकात है वो मेरे ख्याल है सबको ही मालूम है। फवाद चौधरी ने जो कहा है, जो किया है, उसके बाद भी अभी तक मामलात ये चल रहे हैं कि अभी मैं सुन रहा था और जो कल दिन भर होता रहा है उससे जाहिर है कि अभी थोड़ी देर पहले बल्कि हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी हीरो बन गया है। किसी भी कौम की मामलात को अगर देखना, असेस करना हो, एवेल्यूएट करना हो तो उसके हीरोज़ को परख लिया जाए। अब अगर कौम के हीरोज़ इस किस्म के होंगे तो फिर ठीक है, लेकिन हीरोज़ की शान में फिर परवेज़ इलाही का वो जुमला ज़रूर देख लेना चाहिए। अभी मैं वीडियो देख रहा था, मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती है, मैंने लिखा है क्यों तोड़ी असम्बली हुन आराम है, फिर उर्दू में तर्जुमा करके लिखा हुआ मैंने, फवाद पहले पकड़ा जाता तो ये दिन न देखने पड़ते। ये वो कह रहा है जो इमरान खान के नाम से कस्में उठाता था, जिसने अभी इमरान खान के कदमों में अपनी वफ़ादारी जो है रख करके और असम्बली को हलाल कर दिया है। तो मामला अंदर से ही इतना ख़राब है, ये असम्बली में जाकर के क्या होगा? और असम्बली में जाकर के हुआ क्या था? असम्बली की तो कोई तौक़ीर ही नहीं है ना, चाहे सूबाई हो या कौमी असम्बली हो। तहरीक इंसाफ के नज़दीक असम्बलियों की क्या वो थी? जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो नवाज शरीफ को भी असम्बलियाँ देखने की नौबत नहीं आया करती थी, एक साल वो टूर पे होते थे मौसूफ़। इमरान खान आए तो उन्होंने कहा कि मैं हर बुध को आपको मुँह दिया करूँगा। उसके बाद वो बुध पता नहीं कब आता था, ये भी हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, जो लोग होते थे वो क्या कर रहे थे, ये भी एक अच्छा सवाल है। फिर जो सूबाई असम्बलियाँ अगर उसकी तरफ आ जाएँ, कराची में अगर मैं सिर्फ कराची सिंध की ही बात करूँ तो सिंध में भी PTI के काफ़ी लोग थे, जलसों में तो कम से कम नज़र ही आते थे। सिंध में कौन सा ऐसा तीर चला लिया भाई? 14 MNA लेकर के बैठे हुए थे, MPAs भी मौजूद हैं, हलीम आदिल शेख अपने सर पे सिंध को लेकर के घूम रहे हैं, क्या ऐसा तीर तोप तलवार चला ली? पंजाब में अभी परवेज़ इलाही की बात दोबारा मैं कोट करता हूँ, वो कह रहे थे कि जी मैंने मना किया था कि असम्बली तहलील मत करना। साबिक़ वज़ीर दाखिला जो हैं वो PTI के रहनुमा हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, वो फरमा रहे हैं कि मैंने मशवरा दिया था कि असम्बलियाँ तहलील ना किए जाएँ क्योंकि मुझे इन हालात का ख़दशा था। मुझे लगता था कि जो है वो इसी तरह से गिरफ़्तारियाँ शुरू होंगी और ये सिलसिला फिर आगे होता हुआ कहाँ तक जा सकता है। आप भी समझते हैं कि अगला नंबर किसका आ सकता है, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी। सही। उन्होंने फरमाया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी अभी शुरू हुई है। अच्छा, इस पार्टी के शुरू होते होते बहुत सारे लोग बेनकाब हो रहे हैं। मैं एक नाम ज़रूर लूँगा, अभी ये मीम्स भी बन रही हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अली जैदी साहब वो एक वीडियो में कह रहे हैं कि जी अगर आप नहीं आए तो फिर हम आपको जो है वो निकाल देंगे, पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, और अगली वीडियो में वो दीवार कूद के भागते दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर इस तरह के लोग असम्बलियों में चले भी गए तो इन असम्बलियों की बुक़त क्या होगी?
और असेंबली में जाकर के आपने पहले क्या कर लिया था? ये सवाल ही है, और इस सवाल का जवाब जो है वो आपको भी पता है। इलेक्शन की डेट कहाँ से? इलेक्शंस पर आते हैं। सिद्दीक जान, आपको क्या लग रहा है, नजरिया ज़रूरत फिर आ सकता है? क्योंकि लगता है कि शायद ये मामला भी अदालत जाए। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि 15 से 17 अप्रैल के हवाले से पख्तूनख्वा के गवर्नर डेट दें और 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पंजाब के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। देखें, ये मामला जिस तरह आपने खुद कहा बिल्कुल अदालत में जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो वफाकी हुकूमत है, जो शरीफ ख़ानदान है, जो नून लीग है, जो PDM है, इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन में ना जाया जाए और ये निगरान सेटअप्स को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने उसामा गाजी साहब एक प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही थी कि जो निगरान सेटअप हैं, निगरान हुकूमतें, इनके पास बड़े महदूद इख्तियारात हैं। ये कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, ये कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि दो सूबे, जो आधा पाकिस्तान है पंजाब और फिर KPK है, KPK की सूरत हाल आपको पता है कि वो सेंसिटिव है। वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई, जिस तरह के हालात हैं, सूरत हाल है। पंजाब आधा पाकिस्तान है, आधे पाकिस्तान से ज़्यादा है, इतना बड़ा सूबा है, बड़े पॉलिसी डिसीजन हैं, बड़े मामलात हैं, बड़ी चीज़ें हैं। तो ये नहीं हो सकता कि निगरान सेटअप जो है वो अक्टूबर तक रहे। ये है कि अगर इन्होंने इस निगरान सेटअप को आगे लेके जाना है, फिर ये हो सकता है कि ये कानून साजी करके कौमी असम्बली में जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम करके और ये इनके इख्तियारात को बढ़ाएं। लेकिन कितना एक इख्तियारात को बढ़ा सकते हैं? पॉलिसी डिसीजन तो वो फिर भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आइन में बड़ी महदूद इनकी जो है वो इनके इख्तियारात हैं। तो बात यह है कि इस तरह से दो सूबे नहीं चल सकते, इलेक्शन कराना पड़ेगा, लेकिन मामला अदालत में जाएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि ये वफाकी हुकूमत भी ख़त्म करें और पूरा उधर भी एक निगरान सेटअप आ जाए, पंजाब में भी निगरान सेटअप हो, और फिर एक ओवरऑल एक ऐसा डिसीजन लिया जाए कि क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते, मुआशी हालात, तो फिर यह है कि अगर कुछ अरसे के लिए इन्होंने डिले करने तो फिर उनके पास इख्तियारात भरपूर हों, इन महदूद इख्तियारात के साथ। लेकिन उसके फिर अपने कंसिक्वेंसेज हैं, उसको तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी, नून लीग तो फ़ौरन मान लेगी। अगर पाकिस्तान में अगले 1.5 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ कि इलेक्शन नहीं होंगे 1.5 साल के लिए और टेक्नोक्रेट्स आ जाएं, सबसे पहले जो उसके ऊपर शुक्राने के नवाफिल पड़ेगी वो मुस्लिम लीग नून पड़ेगी, वो नवाज शरीफ पढ़ेंगे, वो शरीफ खानदान पड़ेगा कि जनाब क्या शुक्र है हमारी जान हुकूमत से छूट गई है और इलेक्शन में भी नहीं जाना पड़ रहा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें इस वक्त ये नहीं चाहते, ना ये हुकूमत में रहना चाहते हैं, ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। इन्हें पता है कि हुकूमत में रहेंगे तो ये इनसे, जिस तरह शहबाज ज़ैदी साहब ने कहा कि इनसे मुश्किल चल नहीं रही, इनसे संभल नहीं रही। एक जो पाकिस्तान में आप अंदाज़ा लगाएं, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, वहाँ एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है और अभी तक इनको वजह नहीं पता चल सकी कि ब्रेक डाउन क्यों हुआ है। तो ऐसी हुकूमत का क्या करना है आपने, जिसको 36 घंटे के ब्रेक डाउन का 48 घंटे बाद भी ना पता चले कि वजूहात क्या थी, तो क्या उस मुल्क को इन्होंने चलाना है? मुईशत इनसे संभल नहीं रही। मुझे बताएं, क्या इसहाक डार को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए सिर्फ इस एक वारदात के ऊपर, इस एक जुर्म के ऊपर कि इसहाक डार ने जिस तरह से डॉलर को फिक्स रखा? और यहाँ पे मैं फारूक सलीम साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो रेमिटेंसेस कम हुई हैं, जो एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, जो दीगर, वो सारा 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और आपके रिजर्व जो हैं वो कितने रह गए हैं? वो 4 अरब डॉलर रह गए और उससे भी कम हो जाएंगे अगले 24 घंटों में। तो ये सूरत हाल है उसामा गाजी साहब। इसलिए ये हुकूमत जब तक चलेगी यही होगा। जो आज आपने देख लिया 25 रुपये डॉलर का इंटर बैंक में बढ़ जाना, इससे बड़ा डिजास्टर क्या हो सकता है? और ये ट्रेलर है, आज लोगों के लिए खबर है कि 25 रुपये डॉलर बढ़ गया। ये 1 महीने गुजरने दें, लोगों को लग समझ जाएगी कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। पेट्रोल बढ़ना है, डीजल बढ़ना है और बिजली के बिल बढ़ने हैं, गैस की कीमतें बढ़नी है, हर चीज़ महंगी होनी है। और जो शहबाज ज़ैदी साहब कह रहे थे कि जिसकी तनख्वाह 50,000 है वो सिवाय खाने के और बच्चों की स्कूल की फीस के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा, तो फिर जाहिर है आसान रास्ता खुदकुशी वाला है, क्योंकि बाहर हमने निकलना नहीं है, तो खुदकुशी वाला आसान रास्ता, उसके ऊपर लोग चलेंगे। वायरल स्टोरी पर आते हैं। कराची में पहले इलेक्शन नहीं हो रहे थे, आखिरकार अल्लाह करके हुए। अब वहाँ पर मेयर कौन होगा इसकी समझ नहीं आ रही। नूर आरफीन, ये तो एक नया मसला खड़ा हो गया और लगता है कि शायद कई महीने लग जाएंगे कि कोई बलदियाती सेटअप आ सके। जी ज़ाहिर है, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम हुई हुई है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने कनेक्शंस का बखूबी इस्तेमाल करके, बखूबी इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, और उसने इस सारे मामले को डोलड्रम्स में डाल दिया है। मुबैना तौर पर नहीं बल्कि वाज़े तौर पर कराची में जो धांधला हुआ है, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कुछ बसें चला करके और कुछ सड़कों पे थूक लगा करके, कारपेटिंग करके, मुर्तज़ा वहाब की उर्दू बोलने वाली इमेज दिखा करके और कुछ इलाक़ों में झंडियाँ ज़रूर लगाई थी। महाजिर इलाक़ों में इन्होंने अपने जो है वो ऑफिसेज़ ज़रूर खोल लिए हैं, वहाँ आपको नज़र भी मटरवे ही आएंगे। लेकिन ये वो मटरवे हैं कि जो कभी शीन लीग में होते हैं, कभी जीम लीग में, कभी चे लीग में, कभी फे लीग में। तो इसलिए ये बात क़तई तौर पर काबिल कबूल नहीं है
कि पीपल्स पार्टी का महाजर इलाकों में, उर्दू बोलने वाले इलाकों में कोई वोट बैंक आ गया है। इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। सईद गनी साहब अपना कोई भी बयान देते रहे, मुराद अली शाह साहब कोई भी ख्वाब देखते रहें, बिलावल अपनी कोई भी लंतरानी सुनाए। पीपल्स पार्टी का कराची से लेना देना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का वाज़े जो एक मामला है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने मामलात का बखूबी इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके कराची को, बल्कि जमात इस्लामी की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जमात इस्लामी शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कराची है। क्योंकि कराची का मेयर आएगा, कराची के मेयर के पास अगर इख्तियारात होंगे तो वो ग्रास रूट लेवल पे उन इख्तियारात का इस्तेमाल होता हुआ अगर दिखता है तो कराची के एक आम आदमी को फ़ायदा होगा। और जनाब मन ये मुझे बताइए कि ये गैर मुकामी लोग जो पता नहीं कहाँ गाँव देहातों गोट से उठ करके आ करके 3-4 साल 2 साल या उनकी मिनिस्ट्री जो है वो भुगताते हैं और उसके बाद फिर अपने गांव देहात गोट को लौट जाते हैं, जिसकी वफादारी कराची के साथ नहीं है, जिसने सिर्फ दिहाड़ी मारने के लिए कराची आना है, वो आपको लगता है कि कराची वालों के साथ, कराची के लोगों के साथ इतना सिंसियर होगा कि वो यहाँ इंतखाबात भी होने दे, वो फिर बल्दियाती सेटअप भी आने दे, वो फिर उस बल्दियाती सेटअप के फंड्स भी ना रोके, जैसा कि पीपल्स पार्टी की एक इन्वर्टेड कॉमास में सुन्नत है, रिवायत है। ये सब दीवाने का ख्वाब है। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि कराची वालों को कोई सुख चैन की घड़ी आए। पीपल्स पार्टी MQM का इस्तेमाल करके यहाँ तक लाई है कराची को, और एक मरतबा फिर MQM वालों के बाइकॉट का फ़ायदा उठा करके, MQM लंदन की बात कर रहा हूँ, ये चपड़गंजुओं की बात नहीं कर रहा जो बहादुराबाद में जाके बैठे हैं, जो कल तक अल्ताफ़ हुसैन को कातिल कहते थे और आज अपनी दुकान बंद करके और अपने लौंडों को वहाँ मुत्तहदा के हेडक्वार्टर में भर्ती करा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जा करके और 2-4 माइक वालों को रिक्वेस्ट करके और पकड़ करके और अपने साउंड बाइट देते हैं और उसके बाद फिर जो है वो कहीं ना कहीं से फ़ोन करवाते हैं कि यार उससे कहो ज़रा चुप हो जाए। अच्छा, सिद्दीक जान, एक तरफ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं जी सईद गनी बोली लगाना चाहते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। पहले इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुए, अब ये मेयरशिप का मामला ही कंट्रोवर्शियल हो रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लगता है कि एक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम से वैसे ही महरूम था और अभी काफ़ी अरसा मज़ीद महरूम रहेगा। देखें, सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी सियासी जुआ खेलेगी अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी फंड्स जारी करे और कोई एक या दो चीज़ें ऐसी बेहतर कर दे जमात इस्लामी कराची में और कहे कि देखें जी ये हमने 2 चीज़ें बेहतर कर दी हैं तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये भी हो सकता है कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ जाए और फिर वही काम हो जो MQM पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ गई तो हुआ, और बाद में जमात इस्लामी कहे कि जी इन्होंने कुछ नहीं दिया और जमात इस्लामी इनको छोड़ दे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनका वर्कर कहेगा कि हमने तो इसी पीपल्स पार्टी की नफरत में आपको वोट डाला था, इन्हीं के खिलाफ आपको वोट डाला था और आप जाके उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तो ये इम्तिहान है जमात इस्लामी का। और उधर से PTI को भी देखना है कि आया PTI जो है वो जमात इस्लामी के साथ मिलके और जमात इस्लामी का मेयर बनवा के साथ चल के और ये करना चाहती है, या वो कहे कि ठीक है जमात इस्लामी जाए, पीपल्स पार्टी के साथ जाए और जाके मेयरशिप लें और काम करें। हम अपोजिशन में रहेंगे कराची में, हम अपनी तंजीम को बेहतर करेंगे जो कि बिल्कुल बेहतर नहीं है, हम अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे, अपने मामलात देखेंगे अपनी पार्टी के, तंजीम के, और भरपूर हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और अगली बार हम जो है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों के वोटर को तोड़ के अपनी तरफ लाएंगे। तो ये एक इस तरह की एक सिचुएशन है। देखते हैं बहरहाल मामला किधर जाना है। फैसला जो है वो जमात इस्लामी को करना है कि जमात इस्लामी क्या करती है, और वो जो फैसला करेगी, अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाने का फैसला करेगी तो ये कोई इतना सादा फैसला नहीं होगा। देखने में बड़ा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है कि जी हुकूमत उनकी है, पैसा वो देंगे, बड़ा फंड खर्च होगा। पीपल्स पार्टी फंड खर्च नहीं करती, हमेशा वो फंड जो है वो लूटती ही है, खर्च नहीं करते वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब है कि असल इस्लामी का आ गया कि मैंडेट उसको मिला है, अगर जब पीपल्स पार्टी कहती है सबसे ज़्यादा तो सीटें उनकी हैं, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी इस वक्त मुश्किल में है, इम्तिहान में है, कटहरे में है कि वो क्या करे, क्या फ़ैसला ले, क्योंकि बड़े अरसे के बाद इस तरह से जमात इस्लामी को लोगों ने सपोर्ट किया है। तो बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, जमात इस्लामी किस तरफ जाती है देखते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।